आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर आपके होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध अथवा भारतीय विदेश नीति। यानी इनसे संबंधित जो भी पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, उसमें से मोस्ट क्वेश्चंस जो है इसका 5वां भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 भाग पढ़ चुके हैं और इसके लगभग 9 पार्ट जो है अपलोड करने का विचार है कि जैसे 9 पार्ट तक आपका पूरा पाठ्यक्रम एक बार कवर हो जाए। फर्स्ट पेपर के जितने भी पार्ट हैं वो सारे अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट पेपर जो आपके पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, वो आपका पूरा पेपर अपलोड है। उस पर आप आराम से यानी पूरे पार्ट जो है देख सकते हैं। उनका पेपर भी अपलोड किया हुआ है। अब इसका एक तो मॉडल पेपर रहा है और इसके कुछ जो वीडियोज हैं और बाकी रह गए हैं, अर्थात लगभग 4 या 5 वीडियो और इसके आ सकते हैं। तब तक आपके सिलेबस इसका पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज के छोटे छोटे प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं और आपके 20 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित। सबसे पहले, भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न आ जाता है विदेश नीति की बात जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद में है आपके 51 में। कौन से में? अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों का समावेश है। भारत की विदेश नीति के निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय विदेश नीति के जो निर्माता है किसको मानते हैं? और वो मानते हैं जवाहरलाल नेहरू को। किसको मानते हैं? जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का निर्माता माना जाता है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण क्या है? प्रमुख लक्षण बताया। प्रमुख लक्षण है गुटनिरपेक्षता। और गुटनिरपेक्षता जब दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध चल रहा था, तनातनी चल रही थी, तो उस समय गुटनिरपेक्षता के बल पर यानी एक संपूर्ण विश्व को जो बहुत ही अच्छा पाठ या अच्छा जो लेसन हमारे देश के जो कर्णधार नेता थे उन्होंने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, तो वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो गुटनिरपेक्षता ही है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि जैसे दो महाशक्तियां हैं तो उनके साथ में किसी का भी पक्ष नहीं लेकर के विश्व में शांति और अमन स्थापित करने के लिए, अर्थात शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए गए और बहुत सारे देशों ने मिलकर के और ये प्रयास किया, जिसमें पहल जो है वो अपने देश अर्थात अपने देश के महान नेता ने की थी। पंचशील सिद्धांतों का संबंध किससे है? पंचशील का इसके 3 सिद्धांत बताने। पंचशील सिद्धांतों का संबंध जैसे एक तो जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई, इनसे है। और इसके पंचशील के प्रमुख सिद्धांत है, ये प्रश्न आपके मोस्ट बनता है। प्रमुख सिद्धांत है आपके अनाक्रमण, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अनाक्रमण मतलब आक्रमण नहीं करना, हस्तक्षेप भी नहीं करना, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अर्थात शांति से साथ रहना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये 3 जो सिद्धांत है वो पंचशील के प्रमुख सिद्धांत है। पूर्व युगोस्लाविया में किसके कमांड में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की कार्रवाई की गई? किसके कमांड मतलब किसके आदेश पर संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना की गई? और वो था भारत के लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नामबियार। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नामबियार की कमांड में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की कार्रवाई की गई। तो ये आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के युग में विदेश नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। लाल बहादुर शास्त्री के युग में विदेश नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु वो था ताशकंद समझौता। कौन सा था? ताशकंद समझौता, जो 1966 में माना जाता है, 65-66। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के युग में विदेश नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है ताशकंद समझौता। इसके अलावा प्रश्न आ जाता है कि नरसिंह राव की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या है? और नरसिम्हा राव की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है, नरसिम्हा राव की, वह है आर्थिक हितों के संरक्षण पर बल देना। नरसिम्हा राव की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण है आर्थिक हितों के संरक्षण पर बल देना। तो प्रत्येक जो देश के प्रधानमंत्री उनकी विदेश नीति के प्रमुख लक्षण होते हैं, उसमें नरसिम्हा राव की विदेश नीति जो है उनका है आर्थिक हितों के संरक्षण पर बल देना। भारत और अमेरिका के बीच मतभेद का एक मुद्दा लिखिए। क्या है? अणु प्रसार संधि, सीटीबीटी जो थी, यानी
कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जिसको कहा जाता है, यानी सीटीबीटी जो थी, इस संधि परमाणु अप्रसार जो संधि थी वो अमेरिकी संबंधों में मतभेद का प्रमुख, अपने भारत से प्रमुख भेद का कारण रहा। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य, एक शब्द में यदि कहे तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य शीत युद्ध से पृथककरण, अर्थात जो शीत युद्ध का समय चल रहा था, उस शीत युद्ध से पृथक रहते हुए, ऐसा नहीं है कि वो तटस्थ हैं। तटस्थ यानी जब जैसे मान लो दो महाशक्तियां हैं, दोनों महाशक्तियां यदि कोई अमानवीयता पर उतर जाती है तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के जितने भी देश थे उन्होंने ये कह रखा था, उन्होंने ये एक अपना सिद्धांत बना रखा था कि यदि ये महाशक्तियां इस प्रकार के अमानवीय तत्वों का प्रयोग करती है तो हमें तटस्थ नहीं रहना है, अर्थात उसमें हमें भूमिका निभानी है। इसलिए शीत युद्ध से पृथककरण था उनका, शीत युद्ध से दूर। गुट निरपेक्षता के कर्णधारों में उल्लेखनीय नाम किसके हैं? गुट निरपेक्षता के कर्णधारों में देखिए, एक तो नाम जवाहरलाल नेहरू का है और एक नासिर का है और मार्शल टिटो का है। इसमें इन मतलब तीनों चारों का नाम है वो महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाला प्रमुख कारक क्या है? शीत युद्ध। क्या है? शीत युद्ध। जब वो शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध में, शीत युद्ध का मतलब ये नहीं है कि आपस में वो लड़ाई कर रहे थे। शीत युद्ध का अर्थ है कि जैसे मीडिया के माध्यम से या एक दूसरे के बीच में तनातनी रहना, अर्थात एक दूसरे की यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लो उनकी कमजोरियों का प्रचार प्रसार करना, एक दूसरे को यानी अपने सामने एक नीचा दिखाने वाला एक तनातनी की स्थिति थी। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आमतौर से कितने वर्षों के बाद होता है? गुट निरपेक्ष जो देश हैं उनका आमतौर पर 3 वर्ष के बाद होता है। कितने बाद होता है? 3 वर्षों के बाद होता है। वैसे ये गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला ये जो पार्ट है वो अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं पूरा। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ? वो हुआ था बेलग्रेड में 1961। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अब तक 18 निर्गुट शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 18 हो चुके हैं। और मिस्र में अब तक 2 बार निर्गुट शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। मिस्र में अब तक 2 बार निर्गुट शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। निर्गुट का 18वां शिखर सम्मेलन जो है बाकू अजरबैजान में 2019 में हुआ था। कहां हुआ था? बाकू जो अजरबैजान में है, वहां पे 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 में। प्रश्न आ जाता है कि सोवियत संघ की गुट निरपेक्ष आंदोलन से स्वाभाविक मित्रता है, ये कथन किसका है? सोवियत संघ की गुट निरपेक्ष आंदोलन से स्वाभाविक मित्रता है, यह है विचार किसका है? वो है फिदेल कास्त्रो का। फिदेल कास्त्रो का जो विचार है वो सोवियत संघ की गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक स्वाभाविक मित्र बताया जाता है, फिदेल कास्त्रो। गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन, और वो कहा था कर्नल गद्दाफी ने। किसने कहा था? कर्नल गद्दाफी ने। कर्नल गद्दाफी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन बताया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 1 जनवरी 2021 तक 120 राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बने हैं। 1 जनवरी 2021 तक 120 राष्ट्र। और भी यदि आपके पास लेटेस्ट सूचना हो तो वो आप लिख सकते हैं, यानी 120 या मान लो 121 हो गए हो, या किसी की सदस्यता हटा दी गई हो, तो वो लेटेस्ट आप जो है सर्च करके भी देख सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख कार्यकारी भुजा किसको कहा जाता है? और वो कहा जाता है समन्वय ब्यूरो। किसको कहा जाता है? समन्वय ब्यूरो जो है उसे क्या कहा जाता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक कार्यकारी भुजा, यानी वो काम करने वाली एक भुजा। गुट निरपेक्ष आंदोलन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन किसने बताया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन किसने बताया? वो बताया श्रीमती इंदिरा गांधी। किसने बताया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी, उसने कहा कि ये सबसे बड़ा शांतिवादी आंदोलन था। गुट निरपेक्षता का एक वाक्य में सार तत्व क्या है? और वह है शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति। शक्ति गुटों से
अलग रहने की शक्ति, जो दो महाशक्तियां लड़ रही थी तो उनसे अलग रहने की नीति को ही गुटनिरपेक्षता का सार तत्व है। गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का जनक किसको माना जाता है? गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का जनक जो है जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। किसको माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपके अच्छे से, अब जो है अब बड़े प्रश्नों के उत्तर आएंगे, यानी बड़े जो प्रश्न है उनके वीडियोज आएंगे, तो अतिशीघ्र जो है देखते रहना ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सको। जय हिंद, जय भारत।